हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसका बेटा एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए, फिर आज का लेक्चर अटेंड किए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक, आज देखते हैं बेटा हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये क्या होता है बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई एक मेटल का सरफेस है, तो इस मेटल के सरफेस में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मेटल के सरफेस में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस मेटल सरफेस में अगर हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी करके क्या हो जाता है बेटा, इजेक्टेड आउट हो जाता है। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा ये एनर्जी इसको मिली कहां से, तो बेटा हमको पता है कि जो भी अपना रेडिएशन होता है इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, और इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन बोलते हैं। और इस फोटोन की एनर्जी कहां ट्रांसमिट होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो फोटोन का एनर्जी है ये बेटा दो टाइप से यूज होता है। एक तो यूज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा यूज होता है बेटा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। ठीक, तो ये जो फोटोन की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन दो टाइप से यूज करेगा, एक तो मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, और दूसरा बेटा उसके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका अगर मैं थ्योरी लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज capital E, incidence on metal surface, तो ये जो एनर्जी है बेटा उसका एक पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो क्या बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ एनर्जी is used to ejected out from मेटल सरफेस की एनर्जी का जो एक पार्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। और जितना भी एनर्जी बचता है बेटा वो सारा एनर्जी कैसे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। तो एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी is used as kinetic energy of electron। क्लियर है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो भी अपना एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी है बेटा वो इक्वल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन। तो यहां तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल कर सकता हूं, वर्क फंक्शन प्लस, और सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी किसमें जा रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फोटोन की एनर्जी को बेटा हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और वर्क फंक्शन को बेटा हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी से। अब मान लेते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो मैक्सिमम है, कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी है सारा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, कहीं कोलिजन में अपना एनर्जी रेस्ट नहीं कर रहा है। उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो क्या होती थी बेटा, मैक्सिमम होती थी। अब यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा कि प्लस से बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और हमको एक इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें देखो ये अपना क्या होता था बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था, H इंटू में न्यू, जहां पे जो न्यू होता था बेटा वो अपना क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका होता था, रेडिएशन होता था। ठीक, वैसी अगर पाई की वैल्यू की बात करूं तो पाई अपना क्या होता था बेटा,
H इंटू में क्या होता था न्यू नॉट, जहां पे जो न्यू नॉट है बेटा वो अपना क्या होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, ये अपना क्या होता था बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखूं तो क्या मिलेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा H इंटू में न्यू माइनस पाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा H इंटू में न्यू नॉट, और ये हमको जो इक्वेशन मिलेगा इसको मैं क्या बोलूंगा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये किसके फॉर्म में है बेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ठीक, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर आया H इंटू न्यू माइनस H इंटू में क्या आया बेटा न्यू नॉट के फॉर्म में है। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाना चाहूं, अगर इसका कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस किससे c से बेटा, तो यहां से मेरे को क्लियरली पता चल रहा है जो y है बेटा वो किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और जो m है बेटा वो किसके बराबर है H के बराबर है, और जो x है बेटा वो अपना क्या है बेटा न्यू है, और जो c की वैल्यू है वो हमको क्लियरली दिखाई दी है माइनस ऑफ H न्यू किसके बराबर है नॉट के बराबर है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो जो अपना ग्राफ है बेटा किसके किसके बीच बनता था x और y के बीच, यहाँ पर y किसके इक्वल दिखाई दे रहा है काइनेटिक एनर्जी के, और x किसके इक्वल दिखाई दे रहा है न्यू के। तो यहाँ अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो जो अपना ग्राफ बनेगा वो बनेगा बेटा हमारा y एक्सिस पे अपना क्या रहेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी, और x एक्सिस पे अपना क्या रहेगा बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो जहां पे जो c होता था बेटा वो c अपना क्या होता था इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, इसका मतलब ये जो इसका ग्राफ होगा y एक्सिस में नेगेटिव साइड कट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये अपना पॉइंट क्या है H न्यू नॉट है, नेगेटिव साइड है इसलिए इसको मैं कहां बना बेटा नीचे। अब यहां से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अपना ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये होगा अपना ग्राफ ऐसे, और यहां से ये जो ग्राफ जाएगा बेटा वो ऐसे जाएगा। ठीक, और इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा बेटा उस स्लोप को हम लोग क्या बोलते थे, इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा स्लोप m, और वो स्लोप m किसके बराबर है बेटा h के बराबर है। क्लियर है यहां तक बात। ठीक, अब हमको क्या पता है कि फोटोन की एनर्जी का एक इक्वेशन और होता है मेरे पास, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है c डिवाइडेड बाई hc डिवाइडेड बाई क्या होता था बेटा लैम्डा, जहां पे जो लैम्डा था वो अपना क्या था बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ किसका था रेडिएशन का। ठीक, क्लियर है। इसी टाइप से अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई अपना हो जाता है बेटा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, जहां पर अपना लैम्डा नॉट क्या होता था बेटा ये अपना होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर यहां तक। अगर मैं दोनों वैल्यू को उठाकर आइंस्टीन के इक्वेशन पे रखूं हमारे पास एक इक्वेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये अपना बराबर होगा बेटा किसके hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, सॉरी hc डिवाइडेड बाई, ठीक क्या होगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो ये एक और इक्वेशन आ गया बेटा जो किसके फॉर्म में है वेवलेंथ के फॉर्म में है। ये भी अपना कौन सा इक्वेशन है आइंस्टीन का इक्वेशन। अब इसमें भी ध्यान से देखोगे तो जो y है बेटा वो किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और जो x है बेटा वो अपना बराबर है 1 बाई लैम्डा के। तो यहाँ से m अपना कितना हो जाएगा hc, और यहाँ से c की वैल्यू की बात करोगे तो वो अपना क्या होता है बेटा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ इस बार किसके किसके बीच प्लॉट होगा बेटा, तो ग्राफ में मैं ले रहा हूं जो मेरा x एक्सिस है उस x एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं बेटा 1 बाई लैम्डा को, और जो y एक्सिस है बेटा यहाँ पर हम लोग किसको दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब देखो c की वैल्यू किसके बराबर है माइनस hc डिवाइडेड बाई किसके बराबर है लैम्डा, यानी कि फिर से ये नेगेटिव साइड कट करेगा, और कहाँ कट करेगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जी, और यहां से ये चला जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब इस ग्राफ में बेटा जो ये वाली वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू अपनी क्या होगी बेटा
सी जो कि क्या है अपना एच सी बटे लेमडा नॉट, और इस ग्राफ का जो भी स्लोप है, एम का मतलब क्या होता है स्लोप है, वो किसके बराबर है बेटा एच सी के बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। एक बार शुरू से देखिए क्या बोले, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमको क्या पता है, अगर किसी मेटल सरफेस पे मैं हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंस कराता हूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होके क्या हो जाता है बेटा बाहर आ जाता है। अब कैसे आता है, तो इस रेडिएशन के बाद एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट होता है जिसको क्या बोलते हैं फोटोन, और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आता है बाहर आता है। अब ये जो एनर्जी है बेटा फोटोन का, उसको इलेक्ट्रॉन दो टाइप से यूज करता है। एक तो वो यूज करता है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, दूसरा कैसे यूज करता है एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर वर्क फंक्शन क्यों बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, फिर सारी वैल्यू रखे तो ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर। अब हमको क्या पता है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच इंटू न्यू और वर्क फंक्शन होता है अपना एच इंटू न्यू नॉट। तो दोनों को यहाँ पर प्लॉट किया गया बेटा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आया जो किसके फॉर्म में था बेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ठीक, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ को मैं क्या करता हूं ग्राफ बनाने के लिए बेटा, कहां चला गया यार, गायब हो गया। तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा कुछ नहीं करना रहता, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर देना, c के जगह पे कोड जो होगा उसको लिख देना, m के जगह पे जो होगा उसको लिख देना। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो ध्यान से देखना क्या किया गया था बेटा, एक ग्लास का ट्यूब लिया गया था। ये अपना क्या है बेटा ग्लास का ट्यूब है, और इस ग्लास के ट्यूब में बेटा यहाँ पर एक छोटा सा विंडो छोड़ दिया गया था। ठीक, और इस ग्लास के ट्यूब में एक साइड बेटा दोनों साइड एक एक प्लेट लगा दिया गया, एक प्लेट इस साइड लगाया गया बेटा और दूसरा प्लेट इस साइड लगाया गया। ठीक, इस वाले प्लेट को बोल दिया गया बेटा ये अपना क्या है कैथोड है, और ये वाला साइड जो है बेटा इसको बोल दिया ये अपना क्या है बेटा एनोड है। ठीक, फिर क्या काम किए, ये जो विंडो ओपन हुआ है वो विंडो इसलिए ओपन हुआ है कि यहाँ से लाइट आएंगी और इस मेटल सरफेस पे क्या होंगी इंसिडेंस होंगी। यहाँ से लाइट आएंगी और यहाँ से मेटल सरफेस क्या होंगी इंसिडेंस होंगी, और जैसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंस होता है तो हमको क्या पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हो जाते हैं और मेटल सरफेस से कहाँ आ जाते हैं बाहर आ जाते हैं। क्लियर। अब क्या किया इन्होंने, ठीक, कैथोड को बेटा सबसे पहले नेगेटिव से और एनोड को बेटा सबसे पहले किससे जोड़ा गया पॉजिटिव से। इसका मतलब क्या है, एनोड को स्टार्टिंग में कौन सा पोटेंशियल दिया गया है बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल, और कैथोड को यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल दिया गया है बेटा नेगेटिव पोटेंशियल। अब जब बेटा एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कैथोड की साइड में क्या सॉरी एनोड की साइड क्या करना चाहेंगे अट्रैक्ट होते जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन है वो किधर साइड अट्रैक्ट होंगे बेटा कैथोड की साइड, क्योंकि कैथोड में कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन चालू हो गया है, और हमको क्या पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है या किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है तो उस टाइम पे करंट डेवलप होता है। ठीक, और वो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा होगा बेटा एक करंट मूव कर रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कौन क्या मूव कर रहा होगा करंट मूव कर रहा होगा। अगर मैं इसमें अब ग्राफ बनाना चाहूं बेटा तो ग्राफ अगर देखूं इस साइड में रख देता हूं पोटेंशियल को और ऊपर साइड में किसको रख देता हूं बेटा करंट को। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। यहाँ से रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस होने से क्या होगा बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते रहेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ज्यादा हुआ तो करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको ज्यादा। तो स्टार्टिंग टाइम पे क्या होता है बेटा करंट की वैल्यू क्या होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। फिर क्या होगा इस मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे तो यही जो 4-5 इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे होंगे सर्किट में।
वही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस केस में बेटा करंट भी अपना कैसा हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। और इस टाइम के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। यहाँ पे अपना करंट क्या होता है बेटा, सेचुरेट हो जाता है। क्लियर? क्या बोला, क्या काम किए इन लोग, एक ग्लास का ट्यूब लिए, ग्लास के ट्यूब में बेटा दोनों साइड में एक एक प्लेट लगा दिए, एक प्लेट का नाम रख दिए इन लोग कैथोड, दूसरे प्लेट का नाम रख दिए एनोड। अब यहाँ पे एक विंडो था, इस विंडो से बेटा रेडिएशन आएगा और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर क्या हो जाए, बाहर चले जाए। अब क्या काम किए, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़े और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़े। जैसे ही ये काम हुआ तो एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर आ गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होना चालू होगा बेटा, करंट। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग की इसमें जो करंट था बेटा वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन खत्म हो जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूमना चालू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट हो गया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अपना करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। और उस टाइम जो करंट होगा बेटा उसको मैं क्या बोलूंगा, सैचुरेशन करंट। क्लियर? अब सेकेंड टाइम पे क्या करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो, ये अपना हो, ठीक। क्या था बेटा, यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर थी, एक प्लेट यहाँ पर थी। अब ये बेटा ऐसे था, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड बोले थे। और ये अपना क्या था बेटा, एनोड होता था, ठीक। अब इस मेटल के सरफेस पे क्या इंसिडेंस कराते थे हम लोग बेटा, रेडिएशन। और जैसे यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंस होगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलता था बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, ठीक। अब काम क्या किए, ध्यान से देखो। अब मैं क्या किया कि एनोड को बेटा मैं निगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया और कैथोड को बेटा मैं पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, एनोड पे कौन सा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल। कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल आ गया बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल आया है, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होना चालू हो जाएगा बेटा, रिपेल होना चालू हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है स्टार्टिंग केस में बहुत कम रहता है। अब बहुत कम रहेगा, मान लो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन के पास 10 वोल्ट या उससे ज्यादा का पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे। अगर उससे कम वाला पोटेंशियल है तो वो वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे क्या बेटा, नहीं। तो क्या होगा, जब ये वाला काम होगा, ये अपना पोटेंशियल था बेटा, ये अपना क्या था, करंट था, ये अपना करंट था, ठीक। अब क्या होगा, जैसी जैसी मैं पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल, वैसी वैसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम आना चालू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो बेटा उस टाइम पे करंट भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो तो यहाँ पर करंट का फ्लो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, कम होता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है जहां पर जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। और जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू बेटा 0 के बराबर हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? क्या काम किए हम लोग, एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल से ऐड किए और कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या किए, कनेक्ट किए। अब एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कम थी तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे और फ्लो करेंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बनेगा, अपना करंट बनेगा। और धीरे धीरे जब मैं यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाने से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल होगा और ज्यादा रिपेल होने से क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसका मतलब करंट धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। तो स्टार्टिंग टाइम में करंट धीरे धीरे क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है जब करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 को बराबर हो जाती है। और उसी टाइम पे एनोड पर जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? और ये जो करंट यहाँ पर बना है बेटा दोनों केस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है बेटा फोटो करंट। क्लियर? अब एक बार और ध्यान से देख लो, जब कैथोड को मैं नेगेटिव और एनोड को जब मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे।
और धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूमेंगे, तो उस टाइम पे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेशन करंट। अब सेकंड कंडीशन पे क्या किए, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाए, कैथोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाए, तो क्या हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चालू कर दिया, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हुई, कम हुई, और एक कंडीशन ऐसा आया जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर हो गई, और उस टाइम पर एनोड पर जो नेगेटिव पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, चलो इसको लिखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा यही है। अरे ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा बेटा, वो होगा द मिनिमम negative potential, the minimum negative potential at anode that photocurrent is become zero. ठीक, that potential is called stopping potential. Oh, sorry. That potential is called stopping potential, और इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं V नॉट से। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिख लेना, इट इज denoted by V नॉट। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो हमको क्या पता है, आइंस्टीन का इक्वेशन हमको पता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अपने पास क्या होता था बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता था E माइनस में पाई। क्लियर है। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, कि जो भी अपना पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज के। क्लियर। तो यहां से अगर मैं वर्क की वैल्यू निकालना चाहूं तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल इनटू में किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, चार्ज के इक्वल। अब ये जो वर्क डन है बेटा, यही वहां पर काइनेटिक एनर्जी के जैसे स्टोर रहता है। ठीक, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी V इंटू किसके, Q के बराबर होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इसको V नॉट से डिनोट करते हैं ना। अब देखो चार्ज में बेटा वहां पर फ्लो कौन हो रहा था, तो चार्ज में वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर चार्ज की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है बेटा वो अपना आ जाता है E इंटू में V नॉट। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देना। तो वहां पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। जब इक्वेशन 1 पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस में पाई, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू अगर चाहिए तो ई डिवाइडेड बाई ई माइनस पाई डिवाइडेड बाई ई, और ये अपना किसका फॉर्मूला है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब हमको फिर से पता है बेटा ई की वैल्यू फ्रिक्वेंसी के टर्म में क्या होती है, लैम्डा के टर्म में क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा, और पाई के टर्म में क्या होता है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। इन दोनों को जब यहाँ उठाकर रखोगे तो ई वी नॉट किसके बराबर आएगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन है, वो किसके लिए है बेटा, ये वेवलेंथ के टर्म में। अगर मैं इसी को देखना चाहूं, कैसे देखना चाहूं, एनर्जी अगर फ्रिक्वेंसी में देखोगे तो क्या होता है,
एच न्यू और फाई की वैल्यू क्या होती है एच न्यू नॉट। इन दोनों को उठा के अगर यहाँ रखोगे तो ई वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो होगा एच न्यू न माइनस में एच न्यू नॉट। तो ये अपना क्या है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। तो ये अपना अभी तक जो पढ़े बेटा वो अपना था कि जो अपना क्या बोलते हैं रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। अब हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि मैटर के पास कैसे उसका क्या वेव नेचर होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था डी ब्रोगली, और वो अपना वेवलेंथ का एक फॉर्मूला दिए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली क्या बोला था कि हमारे नेचर में बेटा सिमेट्री होता है। जैसे रेडिएशन के पास दो नेचर है, एक तो उसका पार्टिकल नेचर, दूसरा उसका वेव नेचर। उसी टाइप से जितने भी हमारे मैटर होंगे उनके पास भी कौन सा नेचर होगा, दो नेचर होगा, रेडिएशन और पार्टिकल। तो इन्होंने पहला बात ये बोला कि जो भी अपना नेचर है, नेचर है सिमेट्रिक, सो एज dual nature of radiation so as dual nature of radiation that matter have also dual nature। ठीक, तो जैसे बेटा रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं वैसे ही मैटर के पास भी कितने नेचर होंगे, दो नेचर होंगे। और वो दो नेचर कौन कौन से होते हैं, तो मैटर के पास भी दो नेचर देखने को मिलता है। एक अपने को देखने को मिलता है बेटा कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा हमको देखने को मिलता है बेटा वेव नेचर। ठीक, अब पार्टिकल नेचर के बारे में तो हमको पता है बेटा, सबको पता है। तो इसका मेन हमको देखना क्या है बेटा कि पार्टिकल का जो अपना मैटर है उसका हमको कौन सा नेचर देखना है, वेव नेचर। ये बात बोलने के बाद बेटा उन्होंने एक लाइन बोल दिया, और उसी लाइन को इसका क्या बोलते हैं थ्योरम मान लो, या उसी वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो वो लाइन क्या बोला था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट, वेव एसोसिएटेड विथ इट। ठीक, ये लाइन उन्होंने कहा कि जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं इस अर्थ में या इस प्लान मतलब इस यूनिवर्स में, उस सारे मूविंग पार्टिकल के पास क्या होंगे बेटा, वेव एसोसिएटेड होगा। अब देखो हमारे पास भी वेव है बेटा, पर हमारा मास ज्यादा है तो वेव नेचर हमको ज्यादा दिखाई नहीं देता। अगर इस वाले थ्योरम को मैं छोटे छोटे पार्टिकल में लगाऊं, जैसे इलेक्ट्रॉन में लगाऊं, तो वहां पर इसका वेव नेचर बेटा अच्छे से दिखाई देता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल है बेटा उनके साथ क्या अटैच रहता है, अपना वेव अटैच रहता है। और उसका एक फॉर्मूला भी दे दिए, और वो बोले कि लेमडा इक्वल टू होता है बेटा एच अपॉन में पी, जहां पे जो लेमडा है बेटा वो अपना क्या होगा बेटा, वेवलेंथ होगा। किसका वेवलेंथ होगा बेटा, तो पार्टिकल का वेवलेंथ। ठीक, दूसरा चीज जो P है बेटा वो अपना यहाँ पर क्या होगा बेटा, मोमेंटम होगा। ठीक, और H तो हमको पता है ये अपना क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। ये अपना क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। चलो इसी डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा, E इक्वल टू H इंटू में न्यू, या तो हम लोग क्या देखते थे E बराबर में HC डिवाइडेड बाई क्या होता था बेटा, लैम्डा होता था। क्लियर। दूसरा हमको एक इक्वेशन पता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी इक्वेशन। इसको भी आइंस्टीन दिया था, मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक, तो मास एनर्जी इक्वेशन हमको क्या बोलता है, E इक्वल टू mc का स्क्वायर, जहां पर c जो होता था बेटा वो अपना क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट होता था। ठीक, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं तो हमको क्या पता है कि दोनों बेटा एनर्जी का इक्वेशन। अब दोनों एनर्जी का इक्वेशन, इसका मतलब मैं दोनों क्वांटिटी को क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ। तो सिंपल हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, HC डिवाइडेड बाई लेमडा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, MC के स्क्वायर के। और यहाँ पे देखोगे तो एक C से बेटा दूसरा C कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अपना क्या आएगा,
h डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू m इंटू सी। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये अपना मास है और जो c है बेटा वो अपना क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड का वेलोसिटी है। और हमको क्या पता है कि मास इनटू वेलोसिटी हमारा क्या बन जाता है बेटा, मोमेंटम यानी कि p। तो यहां से h बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p, और यहां से अगर लेमडा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगा बेटा h डिवाइडेड बाई में p। क्लियर। अगर यहाँ पे एक कंडीशन होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, तो अगर वेलोसिटी पार्टिकल का v है बेटा, यहां से लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू में v। क्लियर। तो ये अपना क्या था बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इसी वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, यहाँ तक तो शुरू से देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोला था। तो डी ब्रोगली ने क्या बात बोला था कि नेचर पास मैत्री होता है, जैसा रेडिएशन के पास दो नेचर है बेटा, वैसे ही सेम टू सेम हमारे किसके पास दो नेचर होते हैं, मैटर के पास दो नेचर होते हैं। वो पार्टिकल भी दिखाता है, वो वेव भी दिखाता है। और एक लाइन उन्होंने दे दिया कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होंगे वो सारे में क्या एसोसिएटेड होंगे, वेव एसोसिएटेड होंगे, और उनका वेवलेंथ क्या होगा बेटा, h डिवाइडेड बाई p। अब इसके डेरिवेशन में सिंपल क्या करना है, फोटोन की एनर्जी ले लो एक बार मास एनर्जी इक्वेशन ले लो, दोनों एनर्जी का टर्म है, दोनों को क्या कर देना है बेटा, इक्वल कर देना है। और जैसे ही इक्वल कर दोगे तो यहाँ पर mc आएगा, m क्या था अपना मास, c अपना क्या था बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वो किसके बराबर हो जाएगा, p के, और यहाँ पे अपना डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, डी ब्रोगली का वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसा होगा। तो हमको क्या पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है बेटा, लेमडा इक्वल टू क्या होता है बेटा, h डिवाइडेड बाई में क्या होता है बेटा, p होता है। ठीक है। अब इसको मेरे को किसके साथ रिलेशन बनाना है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हमको क्या पता है कि जो भी अपना मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू में किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां से बेटा मैं मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, m इंटू में v, और अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, p डिवाइडेड बाई m के। और सेकंड चीज हमको क्या पता है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे बेटा तो v की वैल्यू मैं पहले से निकाल चुका हूं, उसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो जब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, 1/2 m, v की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, p डिवाइडेड बाई m, और इसका हम लोग क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 m, ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, m का स्क्वायर। यहाँ एक m से एक m क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या आ गया बेटा, m। अब यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये दोनों डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √2m इंटू में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो p की वैल्यू निकल चुकी है, अब इस p की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर a दे दूं तो क्या होगा, पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h, p की जगह क्या रखते हो, √2m इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और ये लैम्डा का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में बेटा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। क्लियर।
चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है बेटा, वो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के टर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको क्या पता है कि जो भी अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है h डिवाइडेड बाई पी के। और अभी हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू में क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब इसमें मेरे को कौन सा टर्म लाना है बेटा, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल का टर्म लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमको सिंपल सा सीधा पता है कि जो भी अपना पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज के इक्वल होता है। यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, और यहां से वर्क किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल के। और ये जो वर्क है बेटा यही काइनेटिक एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, Q इंटू वी आ जाएगी। और इसको उठाकर जब मैं यहाँ रखूंगा, पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए, जब इसको उठा के मैं यहाँ रखूंगा बेटा तो मेरा क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। यहाँ नहीं बेटा, सॉरी यहाँ नहीं, हमको इसको पुट करना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, Q इंटू वी के बराबर है। और ये मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गया किसके टर्म में बेटा, कौन सा, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। जहां पे ये जो v है बेटा, यही v अपना क्या है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक। तो आज का वीडियो यही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।